गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वाले में कि किस तरह से हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स किया जाता है। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा भी था कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं जो एक फार्मासिस्ट को करनी चाहिए ड्रग स्टोर में। ठीक है, किस तरह से दवाओं को जो दवाओं से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है। कहाँ पे लोकेशन होना चाहिए फार्मेसी स्टोर का हॉस्पिटल में। ठीक है, ये सब चीज़ें। और नारकोटिक्स ड्रग्स की हैंडलिंग कैसे होने चाहिए, या फिर जो बार्बिचुरेट्स हैं, ठीक है, ये सब जो या फिर पॉइजनस ड्रग्स जो हैं इनकी हैंडलिंग, ये सब बहुत केयरफुली करने चाहिए। और साथ में इनको जो है हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। ठीक है, जिसकी चाबी हमेशा उस फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए जो उसकी देखभाल कर रहा है। अगर कोई दवा वहां से निकलती भी है तो उसकी पूरी लायबिलिटी उस फार्मासिस्ट की होगी। फिर हमने जाना कि जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं उनको हमेशा रैक के ऊपर रखना चाहिए। जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं वो हमेशा जो है काउंटर के पास रखने चाहिए। या फिर जो बल्की आइटम्स हैं वो हमेशा रैक में नीचे के साइड होने चाहिए, क्योंकि वो भारी होते हैं, उनको उठाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो मेडिकल स्टोर है, जो स्टोर है हमारा, उससे सामान मंगवाया जा सकता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्रोसीजर फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग एंड सप्लाईज फ्रॉम द मेडिकल स्टोर डिपॉट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द ड्रग एंड सप्लाईज आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम द मेडिकल स्टोर डिपॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, MSD। MSD by the hospital institutions by sending the request to the depot manager ठीक है,
मतलब कि कैसे दवा हम वहां से मंगा सकते हैं जो मेडिकल स्टोर से, बाय सेंडिंग द रिक्वेशन फॉर्म। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, वो क्या करते हैं अपना रिक्वेशन फॉर्म, मतलब कि रिक्वेशन फॉर्म जो है मेडिकल स्टोर द्वारा प्रोवाइड किया गया रहता है, वही क्या करते हैं, वही वहाँ मेडिकल स्टोर में अपना फॉर्म भर के भेजते हैं रिक्वेशन फॉर्म, और तब जो है मेडिकल स्टोर से सामान जो है इशू होता है। अब कहता है कि 4 कॉपीज ऑफ द रिक्वेशन आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड इंडेंट फॉर्म सप्लाइड बाय द। अब कहता है कि 4 रिक्वेशन फॉर्म जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी रिक्वेशन फॉर्म वो बनाता है। ठीक है, ठीक है। 4 copies of requisition form is prepared on the prescribed indent forms सप्लाइड बाय एमएसडी। ठीक है, एमएसडी मतलब मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, मेडिकल स्टोर, सॉरी, मेडिकल स्टोर डिपॉट। ठीक है, इनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब इंडेंट फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जो रिक्वेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, उसी की हम भरने के बाद 4 कॉपी बना लेते हैं। ईच एंड एवरी आइटम हैव बीन अलॉटेड वीएमएस नंबर। हर जो भी सामान वहाँ हॉस्पिटल में रखा जाता है स्टोर में, उसको हम एक नंबर दे देते हैं उसको, जो कि क्या कहलाता है, वोकैबुलरी ऑफ मेडिकल स्टोर, वीएमएस नंबर शॉर्ट में। ठीक है, वीएमएस नंबर दे देते हैं जिसका नाम है वोकैबुलरी ऑफ मेडिकल स्टोर नंबर। ठीक है, क्या नाम है उसका, वोकैबुलरी ऑफ मेडिकल स्टोर नंबर, विच मस्ट बी गिवन वाइल फिलिंग द इंडेंट फॉर्म। ठीक है, बाय फिलिंग द इंडेंट फॉर्म, जो कि कब दिया जाता है, जब हम इंडेंट फॉर्म भर रहे होते हैं उस आइटम के बारे में, तो उसी समय हम उसको वीएमएस नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसी समय हम जो है उसको एक वीएमएस नंबर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वोकैबुलरी ऑफ मेडिकल स्टोर नंबर। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट पैक साइज मस्ट ऑल्सो बी मेंशन्ड।
ठीक है। जो स्पेसिफिकेशन है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए पूरा, उस सामान के बारे में, उस मटेरियल के बारे में, और जो यूनिट पैक है उसका यूनिट पैक साइज है वो भी उसमें पूरी तरह से मेंशन्ड होना चाहिए। If specification regarding drug items are not mentioned, then the pharmacopoeial standard drug are supplied to the indenters. स्पेसिफिकेशन नहीं दिया रहता है तो जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है उस दवा का, उस जो भी मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लिख रहे थे, तो उसका जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है वो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे सप्लायर द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक, ठीक है। उस कंडीशन में क्या कहेंगे, जो भी उसका फार्माकोपियल स्टैंडर्ड रहेगा उस ड्रग का, ठीक है, जो भी मतलब कि आईपी है, बीपी है, यूएसपी है, जिस भी उससे वो बनाया गया रहेगा वो हम तुरंत वहां से मेंशन करेंगे। जो भी इंडेंटर्स रहेगा, जिसने इंडेंट फाइल किया है, उसको हम बताएंगे वहां से। मतलब कि अगर नहीं भी दिया स्पेसिफिकेशन तो ऐसा नहीं है कि हम उसको डिटेल्स उसकी ना दें। जो हमारा स्टैंडर्ड बुक बने हुए हैं, फार्माकोपिया जो बनी हुई है, उस फार्माकोपिया में से जो भी उसके उस ड्रग के हिसाब से जो भी कुछ मेंशन रहेगा क्राइटेरिया, हम उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 कॉपीज ऑफ द इंडेंट फॉर्म आर सेंट टू द मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट। 4 कॉपी इज रिटेन बाय द इंडेंटर। जो 4 कॉपी हमने बनाया था उसमें से जो 4 कॉपीज थे, ठीक है, उसमें से जो 3 कॉपीज हैं, 3 कॉपीज जो है मेडिकल स्टोर्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ठीक है, इसमें से जो है 3 कॉपीज जो हैं वो किसको चली जाती हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट को या फिर मेडिकल स्टोर डिपॉट को। एंड 4th कॉपी इज रिटेन्ड बाय द इंडेंटर। और जो 4th कॉपी रहती है, मतलब कि जो एक कॉपी बच गई वो किसके पास रहती है, इंडेंटर, मतलब कि जो जिसने इंडेंट दिया है। After verifying the stock position of the stores, 2 copies of the indent are sent back to the indenter mentioning the price of the drugs. ठीक है, जब उसके बाद 3 कॉपी हमने भेजी मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट को, जिसमें से ये क्या करता है, जो 2 कॉपीज हैं, ठीक है, कितने बचे हमारे पास, 2 कॉपीज अगर इसमें से निकल गए तो हमारे पास बचा 1 कॉपी, जो कि किसके पास रहेगा, एमएसडी के पास रहेगा। और ये जो 2 कॉपी रहता है इसको हम सेंड बैक टू इंडेंटर। ऐसा हम क्यों करते हैं, मतलब कि जो 2 कॉपी इसमें से है वो हम इंडेंटर को वापस भेज देते हैं। कब, किस कंडीशन में, जब हम ये पूरी तरह चेक कर लेते हैं जो स्टॉक है, जो इंडेंटर ने जो भी उसमें अपना मटेरियल का आइटम का जो भी सामान लिखा हुआ है वो इस समय हमारे पास स्टॉक में है कि नहीं है। स्टॉक पोजीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम स्टॉक पोजीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में
फिर जो 2 कॉपीज हैं वो हम इंडेंटर को वापस भेज देते हैं, क्या मेंशन करते हुए, द प्राइस ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसमें हम क्या मेंशन करते हैं, द प्राइस ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो हमने 2 कॉपीज भेजी उसमें हम जो प्राइस है वो मेंशन करते हुए उस इंडेंटर को वापस वो 2 कॉपीज भेज देते हैं। After the amount is deposited in advance by the indentor with the medical store department, the drugs are supplied to the indentor। ठीक है, जो भी अमाउंट है वो क्या करता है, इंडेंटर तुरंत पैसा भेजता है। ठीक है, चाहे चेक के थ्रू, चाहे कैश के थ्रू, चाहे जो भी उसका फंडा है, ठीक है, उसके थ्रू वो पैसा भेजता है इंडेंटर मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट को, और उसके बाद जो दवा है उसको सप्लाई कर दी जाती है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द ड्रग सप्लाईज द मटेरियल्स आर वेरीफाइड बाय द इंडेंटर। जब जो भी दवा है, जो भी सामान आया है, वो इंडेंटर द्वारा चेक कर लिया था, पहुंचने के बाद वो सबसे पहले उसको क्या करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है। ठीक है, रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब कि जो मटेरियल जितना लिखा हुआ है वो उतनी क्वांटिटी में आया भी है कि नहीं आया है। ठीक है, ये पहले चेक करता है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करता है कि जिस क्वालिटी का जो सामान उसने मंगाया था वही आया है, ऐसा तो नहीं कि उसने मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट ने गलती से कुछ और भेज दिया हो। तो दोनों तरीके से इंडेंटर की जिम्मेदारी यहाँ बन जाती है कि उस सामान को चेक करे। Then they are entered into the receipt register and drug supplies in the stores। ठीक है, then they are entered into receipt register। उसके बाद क्या होता है कि जो रिसिप्ट रजिस्टर है, मतलब कि सामान जो है इंडेंटर को मिल गया, उसकी रिसिप्ट रजिस्टर होती है ना, उसमें वो इंडेंटर उसकी एंट्री कर देता है कि हाँ हम ये सामान मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका प्रोसीजर फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग एंड सप्लायर फ्रॉम मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट। तो इसमें हमने क्या जाना कि हम 4 कॉपी करवाते हैं, 4 कॉपी में से जो 3 कॉपियाँ रहती हैं वो किसको भेजते हैं, मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, एक इंडेंटर के पास रहती है। ठीक है, फिर जो मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट वाला रहता है वो क्या करता है, 2 कॉपीज उसके फिर से वापस उनको भेज देता है इंडेंटर को, किस लिए, ताकि उसमें प्राइस मेंशन कर सके, और जब प्राइस मेंशन हो जाती है, इंडेंटर को पता चल जाता है उसका प्राइस, तो तुरंत वो पैसा भेज देता है और सामान फिर यहाँ से स्टोर से डिलीवरी हो जाती है उस जगह पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ ठीक है, प्रोसीजर फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें क्या होता है, ड्रग्स कैन बी प्रोक्यूर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर हु आर ऑन द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स। हमने बताया था कि सप्लायर्स की लिस्ट बनाते हैं जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, 1 कॉपी इज रिटेन्ड बाय द इंडेंटर एंड 2 कॉपीज आर सेंट टू द मैन्युफैक्चरर। उसके बाद इंडेंट फॉर्म बनता है। इंडेंट फॉर्म जब बन जाता है, क्या बनता है, सबसे पहले लिस्ट बनती है सप्लायर्स की। ठीक है, सप्लायर्स की लिस्ट बन गई। दूसरा काम हमें क्या करना है कि 3 कॉपी कराना, 3 कॉपी उसका जो है, जिसमें से 2 कॉपी हम मैन्युफैक्चरर को भेज देते हैं। ठीक है, 2 कॉपी जो है मैन्युफैक्चरर को भेज देते हैं, और जो 1 कॉपी है हमारा वो उसके पास खुद रहता है। ठीक है, complete specification, unit pack size and price must be mentioned according to the list of drugs supplied from time to time by the manufacturer। ठीक है,
जो भी इस सामान आया उसका स्पेसिफिकेशन उस पे होना चाहिए, ठीक है। जो मटेरियल हमारा आया, जो आइटम हमारा आया उसका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, यूनिट पैक साइज होना चाहिए, ठीक है। और क्या चीजें होनी चाहिए, प्राइस उस पे मेंशन होना चाहिए, जो भी दाम है ये सारी चीजें उस पे मेंशन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर्स, द सप्लायर्स आर मेड टू द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल बाय द मैन्युफैक्चरर। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द ड्रग मटेरियल्स आर वेरीफाइड बाय द इंडेंटर रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग सप्लाई, ठीक है। वही जब ऑर्डर मिल जाता है फिर तुरंत इंडेंट वहाँ भेजा जाता है, मैन्युफैक्चरर फिर भेजता है सामान, उसके बाद जो हॉस्पिटल का स्टोर डिपार्टमेंट है वो उसको चेक करता है पूरी तरह से क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से, बस वही फिर से प्रोसीजर है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हर चीज की एंट्री करना, ठीक है। जो भी सामान परचेज होके आ रहा है या फिर जो भी सामान रेगुलर बेसिस पे उस कंपनी से जा रहा है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस, सब कुछ रिलेटेड आता है आपके इन्वेंट्री में, ठीक है। इन्वेंट्री हम क्यों मैनेज करते हैं, क्यों हमें इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, ताकि जो कंपनी है उसमें कितना वो कितने लॉस में जा रही है या फिर कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कभी वर्कर्स कभी मंदी चल रही है, उस कंडीशन में कितने वर्कर्स हमें रखने हैं ताकि जो कंपनी का बजट है वो ना गड़बड़ हो, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाती हैं। मतलब कि पूरी तरह से जो कंपनी का सब कुछ रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, वो किसमें आ जाता है, इन्वेंट्री में आ जाता है। इसकी एक बार हम वो देख लेते हैं। इन्वेंट्री मीन्स ऑल द रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, मेंटेनेंस, ठीक है, देखिए मेंटेनेंस भी आ गया, कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ल्यूब्रिकेंट्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक की बात कर रहे थे हम। रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सब कुछ की एंट्री किसमें होगी, बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर आता है कहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी एंट्री वहां पे करता है। क्यों एंट्री करता है, ताकि उसके आने का टाइम या फिर उसके प्रेजेंट होने का जो सबूत है वो उस पे उस कागज पर हो सके, ठीक है। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उस पार्टिकुलर समय पे हमें वो चीज तुरंत रिकॉर्ड करनी है, जो भी सब कुछ हो रहा है। मतलब कि अगर मैन्युफैक्चर कुछ हुआ तो उसका रिकॉर्ड रखना है, इतने यूनिट में वो मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, इस टाइम में मैन्युफैक्चर हुआ, ये सारी सब कुछ चीजें। इसकी डेफिनेशन भी है, इन्वेंट्री इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ दोज मूवेबल आइटम्स विच आर नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड टू मेंटेन द इक्विपमेंट एंड मशीनरी इन गुड वर्किंग ऑर्डर। द क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द लिस्ट, ठीक है। जो भी मतलब कि वही चीज कह रहा है कि जो डिटेल लिस्ट रखना जो भी मूवेबल आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर रही है हमारी, उसके बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में सारी डिटेल्स रखना, और साथ में जो भी मशीनरी हमारी यूज हो रही है, ठीक है,
उनके जो उनका जो मेंटेनेंस लगा है या फिर जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनका जो मेंटेनेंस लग रहा है उसके बारे में रिकॉर्ड रखना ताकि वो हमेशा सही कंडीशन में यूज होते रहें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो वैलिडेशन करना पड़ता है हमें। जो भी मशीन्स आती हैं, मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट है वो काम कर रहा है, अब हमने उसका 6 महीने का एक वैलिडेशन का वो रख दिया कि हाँ ये जो है कैलिब्रेशन, सॉरी वैलिडेशन है, कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन हमने रख दिया। सर एक मिनट पॉज कीजिए। ठीक है, हमने उसका वो रख दिया ताकि समय समय पे उसकी जांच होती रहे। मशीन है कभी भी खराब हो सकती है या कभी भी डाटा जो है गलत दे सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका रेगुलर जो चेकअप है वो होना जरूरी है। तो ऐसे 6 महीने, साल भर या 1 महीने का हमेशा ऐसे टारगेट लिया जाता है और उस मशीन को हमेशा चेक किया जाता है, तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है अपने पास। अब दूसरी बात डिफिनीशन में कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ एवरी वैल्यू, एवरी आइटम वैल्यू शुड बी मेंशन। ठीक है, जो भी प्राइस है उसका, जो भी उसकी वैल्यू है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई इन्वेंट्री की डिफिनीशन। इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन प्रॉपरली फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट मेंटेन आइदर एक्सेसिव इन्वेंट्रीज और इनएडिक्वेट इन्वेंट्रीज। ठीक है, inventory control is an effective way to keep control over losses from misappropriation, damage, deterioration, evaporation and carelessness। ठीक है, इन्वेंट्री हमें किन चीजों से बचाता है? सबसे पहले तो डैमेज, सामान के डैमेज होने को रोकता है। ठीक है, प्रॉपरली अगर हर चीज की हर जगह एंट्री हो रही हो और सही समय पे ये पकड़ में आ जाए कि हाँ उसमें क्या डैमेज हो रहा है, तो हम उसको आराम से उसी कंडीशन में तुरंत सही करा सकते ताकि फर्दर डैमेज ना होने पाए। डेटोरिएशन, सामान के खराब होने के उसमें। ठीक है, इवेपोरेशन एंड केयरलेसनेस,
केयरलेसनेस मतलब अगर वर्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो केयरलेसनेस से जो गुड्स का आउटपुट है उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है, या फिर जो सामान बन रहा है उसमें दिक्कत आ सकती है, तो केयरलेसनेस से भी हमें बचाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है आखिरकार। देखिए पहला पॉइंट जो है, द प्रोड्यूसर शुड सप्लाई द आइटम्स प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, सो प्रोडक्शन विल हैव टू बी डन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डिमांड, दिस विल ओनली बी पॉसिबल इफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर अवेलेबल इन द स्टोर। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स की सारी जानकारी वहाँ पे रखी जाती है, ठीक है, जो भी वहाँ का सिस्टम है, जो भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करा जा रहा है, सारी रॉ मटेरियल्स की एंट्री रखी जाती है, या फिर अगर फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल्स वो यूज हो गए तो हमारे पास कितना स्टॉक बना हुआ है, आगे अगर हमें फर्दर फ्यूचर में उसकी ज़रूरत है, ठीक है, आगे भी उससे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो कितनी मात्रा में हमें वो रॉ मटेरियल्स मंगाना है। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा भी मंगा लें जिससे कि क्या हो सकता है आगे हमारा जो वो रॉ मटेरियल है वो ब्लॉक हो जाए। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पूरा प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ चलते हैं कि मान लीजिए कि आज हमने 10 किलो का कोई रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है, ये यूज हो गया हमारा 5 किलो, बचा कितना हमारे पास 5 किलो। अब हमें जो है नेक्स्ट बैच भी बनाना है, ये बैच बन चुका जिसमें से 5 किलो भी बचा हुआ है, नेक्स्ट बैच भी बनाना है, तो अगर उसमें 5 किलो यूज हो रहा है, 10 किलो फिर से यूज हो रहा है, तो 5 किलो हमारा यहाँ बचा हुआ है, हम कितना और ज़्यादा मंगा सकते हैं, हम 10 ही किलो मंगाते हैं, ठीक है, हालांकि 5 किलो मंगा सकते हैं, 10 किलो की हमें ज़रूरत है, लेकिन हम 10 किलो मंगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा टोटल मिला के 15 किलो, ठीक है, 15 किलो हो जाएगा, जिसमें से हमें ज़रूरत कितने की है, हमें ज़रूरत है केवल 10 किलो की। अब हमने इसमें से 10 किलो तो यूज़ कर लिया, ठीक है, फिर भी हमारे पास बच गया कितना 5 किलो फिर से हमारे स्टॉक में बच गया। मतलब कि ऐसा ना हो कि एकदम से ख़त्म ही हो जाए सामान, रॉ मटेरियल जो भी यूज़ हो रहा है, थोड़ा बहुत हमारे पास स्टॉक में रहना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आ सके, ठीक है। और वो भी उस हिसाब से रखते हैं, मान लें कि ये 5 किलो बचा हुआ है और आगे बैच बनना ही नहीं है इसका, ठीक है, हमने ये सामान बनाना ही बंद कर दिया, तो ये क्या होगा, ये तो फिर ब्लॉक हो जाएगा ना। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि इसका आगे यूज़ नहीं करना है तो हम यहाँ 10 किलो की बजाय 5 किलो ही मंगाएंगे और यहाँ पे 10 किलो का यूज़ करेंगे, और ये फिर हमारा 5 किलो का यूज़ नहीं होगा और 10 किलो हम पूरा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमें वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है उस कंडीशन में, तो ये प्रोडक्ट मतलब कि कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड के हिसाब से ये चलता है, ठीक है, कस्टमर डिमांड के हिसाब से चलता है और उसी हिसाब से हम जो है रॉ मटेरियल्स को मंगाते हैं। चलिए, ठीक है, अगर हमारे पास समय पे रॉ मटेरियल रहेगा तभी हम कस्टमर के तुरंत डिमांड पे वो सामान जो है तुरंत प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या चीज़ कहता है
With properly planned production, only the required quantities of material will be stocked in the stores, and there is no need to keep the material in excess quantity, which will sorry which will lead to blocking the money. So with proper planning, blockage of money can be saved. ठीक है, मतलब कि लॉस होने से एक तरह से बचाता है। ठीक है, अवॉइड द ब्लॉकेज ऑफ मटेरियल। मैंने बता ही चुका कि भाई अगर जितना ज़रूरत है, जितने सामान की ज़रूरत है उतना ही सामान मंगाया जाए तो सबसे अच्छा है। हमें एक्सेस में कोई भी सामान नहीं मंगाना है। ऐसा क्यों? अगर हम एक्सेस में मंगाएंगे तो आगे चल के हमारा सामान क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल तो उतना ही रखें जितना कि हमारी ज़रूरत है। ठीक है, और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मान लीजिए कि अगर वो चीज़ एक्सेस ना हो, ब्लॉक ना हो, तो हमें उस चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और वो किससे मिल सकता है? बाय द प्रॉपर इन्वेंट्री। ठीक है, बाय द प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर हमारे पास पूरी तरह से ये जानकारी रहेगी कितना मटेरियल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस समय, तो उस कंडीशन में हमारा जो सामान है वो ब्लॉक नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, विथ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन, men, machines and materials can be utilized by keeping them engaged. During slack period, the number of workers can be reduced, whereas in boom period, the manpower can be increased. This money can be saved. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास पूरी तरह से प्लानिंग रहेगी, ठीक है, अगर हमारे पास पूरी तरह से प्लानिंग है रिगार्डिंग प्रोडक्शन तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी मशीन्स हैं, मान लीजिए कि आदमी है, इनको वेजेस देना ही देना है। ठीक है, मशीन्स हैं, इनका प्रॉपर यूज हमेशा हर समय होता ही रहे। ठीक है, मतलब कि ये जो है प्रॉपरली टाइम्ड इनका रहे कि इस वजह से मान लीजिए कि बैच ए बना 9 बजे से सुबह में। ठीक है, तो हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल बैच बी जो बनना है वो 1 घंटा ये मशीन चलनी है। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको प्रॉपर आधे घंटे का वो दिया, उसके बाद फिर जो है 10:30 बजे से ये 9 से 10 चला 1 घंटा। ठीक है, और फिर ये 10:30 बजे से फिर हमने इसको शेड्यूल कर दिया। उस आधे घंटे में हमने ये क्या किया, इसको आधे घंटे के लिए जो भी मशीन की धुलाई वुलाई रहेगी, जो भी मेंटेनेंस रहेगा इसका, हमने वो किया। ठीक है, उसके बाद 10:30 से फिर 11:30 हमने शेड्यूल किया नेक्स्ट बैच के लिए। उसी तरह से फिर हमने बैच सी के लिए क्या किया, 12 बजे से लेके 1 बजे तक को शेड्यूल किया। ठीक है, आधे घंटे का गैप देके। इस तरह से टाइमिंग प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि मशीन्स कभी भी खाली न रहें और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मेंस का बात कर रहे थे, मेंस को वेजेस देना है भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनको खाली बैठा के वेजेस देंगे। ठीक है, खाली बैठा के पैसा देना नहीं है, तो मेंस का भी प्रॉपर यूज होता रहे। अगर प्रोडक्शन में आज काम है ज़्यादा तो सारे वर्कर्स को वहाँ लगा दिया जाए। ठीक है, अगर प्रोडक्शन में उस दिन काम नहीं है, तो हमें तुरंत उनको स्विच करके कहाँ लगा देना है, पैकिंग में लगा देना है, सॉरी पैकेजिंग में लगा देना है। ठीक है, अगर पैकेजिंग में भी काम नहीं है तो हमें उन्हें लाइन पे, जो प्रोडक्शन की लाइन चल रही है उस पे लगा देना है। ठीक है, तो मेंटेन करना है उनको कि कहाँ पे किस समय किस वर्कर को हमें यूटिलाइज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तीसरा जो आ जाता है मशीन्स के बाद आ जाता है मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया मशीन है मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया कि कितना हमें कहाँ पे यूटिलाइज करना है, वो चीज़ समय पे होनी भी चाहिए उस समय, ताकि हमारा समय ना वेस्ट हो। अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं रहेगा तो हम मशीन में क्या डालेंगे? ठीक है, या फिर हम मेंस को क्या लगाएंगे कि मटेरियल जब रहेगा नहीं तो
आदमी भी खाली बैठे रहेंगे और मशीन भी नहीं चलेगी उस कंडीशन में। तो हमें मटेरियल जो है समय पे हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर उसमें, ठीक है, क्वांटिटी में। हाँ, ये बात हो गई। उसके बाद जो है कहता है कि स्लैक पीरियड में, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उस समय कंपनी नहीं चल रही है, ठीक है, कोई ऐसी बात हो गई, या फिर जाड़े का समय है, जाड़े के समय में प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है क्योंकि मार्केट से डिमांड नहीं आती है उतनी। उस कंडीशन में जो है स्लैक पीरियड कहा जाता है उसको, और इस कंडीशन में जो मेंस हैं, जो मैन पावर है, उनको कम कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ 1000 वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल गर्मियों के समय में, ठीक, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जाड़े में क्या होगा कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें 600 ही वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम समय के हिसाब से जो तो वो है उसको मैनेज करते हैं ताकि कभी भी दिक्कत ना आए, ठीक है, और पैसा बचाया जा सके। ठीक, चौथा पॉइंट क्या कहता है, विथ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरीज द मटेरियल्स कैन बी परचेज वेल इन एडवांस बाय इनवाइटिंग द टेंडर्स और कॉलिंग द quotations and not by purchasing the materials in the nick of time, thus saving money in purchases। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग रहेगी तो हम उस सामान के लिए डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनसे टेंडर मंगवा सकते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो डिफरेंट वेंडर्स हैं उनसे हम पहले से ही जो कोटेशन है या फिर जो टेंडर है वो मंगवा सकते हैं। इस कंडीशन में क्या फ़ायदा होगा हमें? फ़ायदा ये होगा कि जो पैसा उसमें बचेगा, मान लीजिए कि किसी ने कम कोटेशन दिया या किसी ने कम का टेंडर दिया, तो हम उसको हायर करेंगे उस सामान के लिए। लेकिन अगर अचानक हमें ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वो जो मेडिकल स्टोर वाला है उसके यहाँ करंट में वो सामान उपलब्ध नहीं है, ठीक है, वो मेडिकल स्टोर वाला 10% की हो सकता है डिस्काउंट देता हो आपको, ठीक है, मान लिया कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और अगर आप उसके यहाँ गए और अचानक वो सामान उसके यहाँ नहीं है, उसने कहीं और से मंगवा के दिया, तो उसने क्या किया, मंगवा के दिया सामान, उसको प्रॉफिट उसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस दूसरे दुकानदार से उसको के यहाँ से उसने मंगवाया, उसके यहाँ से उसको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, तो आपको भी वो प्रॉफिट देगा नहीं। 10% जो छोड़ता था वो उस ड्रग में, वो उस मेडिसिन में आपको प्रॉफिट नहीं देगा, तो आपको क्या पड़ा, वो सामान, ठीक है, महंगा ये पड़ा एक तरह से। 10% का इस तरह से आपको प्रॉफिट होता, लेकिन वो 10% का प्रॉफिट आपको नहीं हो पाया, ठीक है। तो यही बात कहने की बात यही है कि अगर आप एकदम समय पे जाएंगे, निक टाइम पे जाएंगे, तो वो जो प्राइस है उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे कि नहीं भाई हमें आज नहीं, मान लीजिए कि आज के डेट में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, कल के डेट में ज़रूरत है, परसों के डेट में ज़रूरत है, या नरसों के डेट में ज़रूरत है, आप हमें बस प्रोवाइड करा दीजिए इस दिन, तो इस कंडीशन में वो भी समझ जाएगा कि आप इतने ज़रूरतमंद नहीं हैं, और जो आपकी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से आप इससे परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है चौथा पॉइंट कि समय पे कभी भी सामान नहीं मंगाना चाहिए, बल्कि पहले से कोटेशन भेज के, टेंडर भेज के उसको स्टॉक कर लेना चाहिए अपने यहाँ, अगर उस सामान की ज़रूरत है तो। नेक्स्ट आता है जो पांचवा पॉइंट है हमारा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, आइए देखते हैं। विथ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन द वेस्टेज एंड सरप्लस कैन बी रिड्यूस बिकॉज अ नंबर ऑफ डेज fashions and tastes of people are changing every next day, so materials should be continuously stored so as to prevent the wastage due to change in fashion or change in policy by the government, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, ठीक है, हमें जितने सामान की ज़रूरत है, जितना मार्केट से डिमांड आया हुआ है,
उस हिसाब से हम प्रोडक्शन अगर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वेस्टेज है जो भी सरप्लस है वो नहीं होने पाएगा। ठीक है, सामान ऐसा नहीं होगा कि एक्सेस ज़्यादा बन जाए हमसे और हमारे पास वो सामान बहुत ज़्यादा स्टॉक होकर रह जाए, ब्लॉक होकर हमारे ही कंपनी में वो पड़ा रह जाए। ठीक है, इस कंडीशन में बचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जो मार्केट से जितना डिमांड आ रहा है हमें उतनी ही प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में हमेशा लोगों के जो मतलब कि टेस्ट है पीपल्स का रिगार्डिंग द ड्रग्स, रिगार्डिंग द फैशन, ठीक है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उस तो मार्केट को देखते हुए ही जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और जो क्राइटेरिया है, जो लिमिट है प्रोडक्शन की, वो निर्धारित होनी चाहिए कि हाँ हमें इतना ही बनाना है। ठीक है, एक्सेस में नहीं बनाना है, भले हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो क्या। 6 पॉइंट क्या कहता है, हैविंग कंट्रोल ओवर द इन्वेंटरीज, द थेफ्ट ऑफ स्मॉल बट कॉस्टली आइटम्स कैन बी चेक्ड। ठीक है, अब कोई मशीन उठा के तो ले नहीं जा पाएगा इतना बड़ा, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जो आइटम्स हैं, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, हाँ वो क्या हो सकते हैं, उनकी चोरी हो सकती है। कंपनी है, वाइड है भाई, कहाँ कहाँ तक आप मतलब कि इतना ध्यान देते रहेंगे, पर पर्सन आप कितना ध्यान देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस सामान की प्रॉपर एंट्री होती है, उसको प्रॉपर कोडिंग दी गई रहती है, उस कंपनी में कैमराज लगे रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सामान जो चोरी न रहता है वो नहीं होने पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास उसकी प्रॉपर एंट्री है, हमें पता चल जाएगा अगर वो सामान चोरी भी हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस कोड का ये सामान नहीं मिल रहा है और किस डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में हम फिर तुरंत चेक करेंगे कि आखिरकार ये सामान यहाँ से गया कैसे। ठीक है, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के जो भी लायबल पर्सन रहेंगे उनसे पूछताछ कर सकते हैं या फिर कैमरे में चेक कर सकते हैं कि आखिरकार जब ये सामान गायब हुआ तो उस समय वहाँ कौन था। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्वेंट्री से पता चल जाती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव था, हम क्यों इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री में क्या कहता है, इन्वेंट्री इज, सॉरी, पहला पॉइंट है मेजर part of finance of an industry is spent on inventories. If inventory is controlled, then the industry can earn profit. ठीक है, जो मतलब कि फाइनेंस के ऊपर एक अच्छा खासा कंपनी का पैसा लगता है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर, क्यों, क्योंकि यही सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है, यही सब कुछ कंपनी में जो भी रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यही सब कुछ मैनेज करता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड थेफ्ट ऑफ मटेरियल्स कैन बी ब्लॉक्ड। जैसे मैंने बताया था कि सामान खराब होने का या फिर सामान चोरी होने का डर, जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। इफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज मेंटेन, अगर इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन होता है, देयर इज नो चांसेस ऑफ ओवर स्टॉकिंग। ठीक है, किससे हम बच जाते हैं, ओवर स्टॉकिंग से बच जाते हैं। ठीक, दूसरा क्या चीज़ है जिससे हम बच जाते हैं, लो स्टॉकिंग से भी बच जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी स्टॉक नहीं रखते हैं और कम स्टॉक भी नहीं रखते, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास सामान ना हो। और आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, तीनों चीज़ नहीं होने पाता है। मैन मटेरियल्स एंड मशीन्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, मैंने बताया ही अभी। ठीक है, तीनों चीज़ें बताने की फिर से जरूरत नहीं है। मैन मटेरियल्स एंड मशीन, ठीक है, मतलब M3 से याद कर सकते हैं आप, मैन मटेरियल्स एंड मशीन्स।
और इसको भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं S3 से, मतलब स्टॉकिंग, स्टॉकिंग एंड स्टॉक, मतलब कि ओवर स्टॉकिंग, लो स्टॉकिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक। Thus products can be supplied to the consumers at a short notice as and when the demand is received। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, जैसे ही डिमांड आती है तुरंत जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाता है 1 से 2 दिनों में। Inventory increases profit by continuing the production and improving the quality of products in minimum cost increases profitability। ठीक है, वैसे कि इससे क्या होता है, कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है और मशीन्स कभी भी खाली नहीं रहते हैं, जो मेंस हैं वो कभी भी खाली नहीं रहते हैं, उनको हम हमेशा प्रोडक्शन पे लगाए रहते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, अगर इन्वेंट्री में उनका कंट्रोल बढ़िया है तो उनको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्योंकि उनका पैसा सही जगह लग रहा है। बस और जो मटेरियल्स है ओवर स्टॉकिंग या जैसे बताया कि आउट ऑफ स्टॉक चीज़ों से या लो स्टॉकिंग से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो नुकसान नहीं होने पाता उस कंपनी को, मेन मतलब यही है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री कंट्रोल को कर सकते हैं। तो हमने आज क्या चीज़ें पढ़ी, अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा। ठीक है, बाकी हमने उसमें भी पढ़ा था ड्रग स्टोर वाले में, हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर में पढ़ लिया था। ठीक है, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो नया चैप्टर शुरू हुआ है इन्वेंट्री कंट्रोल, अब इसमें हम नए नए मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हम एक बार फिर से बता देते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल वो होता है जिसमें हम जो भी मटेरियल, जो भी सामान आ रहा है कंपनी में, ठीक है, उसकी हम प्रॉपर एंट्री करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि हर जो डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि कोई सामान आ रहा है तो अगर वहाँ पे कंपनी के गेट पे रिसीव हुआ, गेट पे रिसीविंग भरा जाएगा, फिर वो सामान जहाँ जिस डिपार्टमेंट में स्टोर में जा रहा है वहाँ पे उसकी रिसीविंग हो गई, स्टोर से फिर अगर कहीं इशू होके जा रहा है जैसे क्वालिटी कंट्रोल में, क्यूए डिपार्टमेंट में, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर उसकी प्रॉपर एंट्री होगी। ठीक है, जहाँ उसका यूज़ हो गया वहाँ पे उसकी एंट्री होगी, अगर वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया वहाँ पे उसकी एंट्री होगी, कितने क्वांटिटी में बना ये उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो प्रॉपर A to Z हमारे पास उस सामान से रिलेटेड डिटेल मिल जाता है। ठीक है, या फिर जो पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स हो रही हैं कंपनी में, जो भी लॉसेस हो रही हैं, उनके बारे में हमें इससे जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यही इसका पूरा एक तरह से समरी है। अब नेक्स्ट हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू।